और आज का जो विषय है वो है हमारा राष्ट्र की समस्या। आखिर हमारा राष्ट्र किस समस्याओं में आज फंसा हुआ है, और इस समस्या का समाधान आपको कैसे हम करें, इसके बारे में आपको अभी नहीं, लेकिन आप जब लगातार हमारे कक्षा से जुड़ेंगे तो इसका सूचना आपको मिल जाएगा किस तरह से हम इस राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आखिर हमारा राष्ट्र किस समस्याओं से घिरा हुआ है, किन दर्दनाक स्थिति में हमारा आज भारत राष्ट्र है, इसके बारे में आज आप सभी जानेंगे। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी से निवेदन है, आप अपना माइक को म्यूट रखें और कक्षा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास करें। जी। इसमें कोई भी माइक न खोले। कक्षा में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन है, आप अपना माइक को म्यूट रखें। अगर आपका माइक खुला हुआ पाया जाता है तो इसके लिए हमें खेद है, आपको कक्षा से उसी क्षण रिमूव कर दिया जाएगा। फिर आप जब दोबारा जुड़ेंगे तो फिर आपको एडमिट कर लिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब आप दोबारा जुड़े तो आपको माइक नहीं खोलना है। आपके माइक खोलने की वजह से कक्षा में फिर डिस्टरबेंस होगी और फिर ना चाहते हुए भी हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपना माइक को ना खोलें। पूरा पूरा हम लोग का अधिकार है और हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हम जहाँ रह रहे हैं उसका हालत क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो आज हमारी राष्ट्र की स्थिति क्या है, आज इसी के बारे में आप सभी को आचार्य जी बताएंगे। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप सभी से निवेदन है, माइक को बिल्कुल ना खोलें। अभी भी किसी का माइक खुल जा रहा है बीच में, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, माइक को बिल्कुल ना खोलें। अगर आप माइक खोलेंगे उसी क्षण आपको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके लिए हमें खेद है। फिर आप दोबारा जुड़ सकते हैं तो फिर आपको एडमिट कर लिया जाएगा। आपको बार बार बताया जा रहा है माइक को बिल्कुल ना खोले, कभी भी ना खोले। जी। गीत प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताश्री, सभी को सादर नमस्ते। मैं आज के विषय से संबंधित अपना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और श्री छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़े, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ, छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ, जगत जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति, तेरी शुभ्र कीर्ति संकटों को
अवतारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशाएं देश की, पता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। हे शत्रु दंदना रहा चहु दिशाएं देश की, पता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी, चक्रवर्ती विश्व जननी मातृभूमि वारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठेगा विश्व हाथ जोड़ कर तेरी आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद रुचिका बहन, बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। वास्तव में आज जो देश हमारा राष्ट्र जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, उस समस्याओं के लिए, राष्ट्र की समस्याओं को समाधान के लिए आह्वान कर रहा है, और आचार्य जी हमें उसी ओर आगे लेकर जाने वाले हैं। तो आज का विषय हम गंभीरता से सुनेंगे। अब मैं सीधे आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ वहाँ आए और आज का विषय प्रारंभ करें। नमस्ते आप सभी को। विकास जी का धन्यवाद रुचिका। ये हम आज के विषय को, कल किसी टेक्निकल कारण से हमारी कक्षा बीच में एंड हो गई थी, तो आज फिर से हम इस कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। और आप लोगों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा का परिणाम है कि इस समय 200 की संख्या में हम बाधा के बाद भी पहुंच गए हैं। आइए मंत्र पाठ करते हैं और आज के विषय में आगे बढ़ते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, कल मैंने आप लोगों के बीच में पूर्व पक्ष लिया था और पूर्व पक्ष में आप लोगों से चर्चा की थी कि आखिर राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र और देश में क्या अंतर है, राष्ट्र और देश ये अवधारणा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, किसे राष्ट्र कहते हैं, किसे देश कहते हैं, उनके बीच के भेद को हमने समझने का प्रयास किया। कल थोड़ा सा पूर्व पक्ष मैंने आप लोगों के बीच में रखा था और कल ही हम इसके समाधान पक्ष में तो पहुंच गए थे। समाधान हमने कर लिया था कि राष्ट्र और देश क्या है। फिर भी मैं उसे एक बार दोहरा देता हूं। विकास जी, मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी, स्पष्ट है आचार्य जी। अच्छा, तो कुछ लोगों के माइक बीच में खुल जा रहे हैं, मुझे लगा इसलिए तो नहीं खुल रहे। ठीक है, तो हमने विचार किया था कि राष्ट्र और देश किसे कहते हैं। मैं फिर से आज रिपीट कर देता हूं, क्योंकि आज फिर से लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है एक दो व्यक्ति ऐसे भी हों जिन्होंने वो कल वाले विषय में ना रहे हों। बंधुओं, राष्ट्र जो है वो एक निश्चित अवधारणा है हमारी, जो प्राचीन काल से बहुत लंबे से चली आई हमारे बीच में, और इसके संबंध में जो विद्वानों ने मत दिया है, उस राष्ट्र की अवधारणा को मैं आपको बता रहा हूं। संसार का कोई व्यक्ति इस परिभाषा को चुनौती नहीं दे सकता, राष्ट्र किसे कहते। राष्ट्र होने के लिए पहला घटक कल हमने निर्णय किया था कि राष्ट्र होने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है भूमि। अगर किसी के पास भूमि ना हो तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता। सबसे पहली और सबसे मूलभूत आवश्यकता भूमि है। भूमि को ही संस्कृत भाषा में देश कहा जाता है। देश किसी जगह को कहा जाता है, स्थान को कहा जाता है
देश का मतलब बस स्थान से होता है, स्थान छोटा हो या बड़ा हो वो एक अलग विषय है। एक बिंदु मात्र स्थान को भी हम देश कह सकते हैं, एक पिन पॉइंट जगह को भी हम देश कह सकते हैं, और एक बहुत बड़े भूभाग को भी हम देश कह सकते हैं। देश का मतलब जगह, जगह कितनी है वो अलग अलग। हम ये कह सकते हैं कि मेरे मकान का जो देश है वो 200 गज का है, और अमुक व्यक्ति के मकान का जो देश है वो 2000 गज का है। तो देश का मतलब जगह छोटी बड़ी होना नहीं है, देश का मतलब स्थान मात्र से। पहला घटक स्थान यानी देश। दूसरा घटक हमने कल निर्णय किया था कि दूसरा घटक है इस देश पर बसने वाले लोग, यानी इस देश पर बसने वाली पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन अगर नहीं हो तो जगह होने पर भी किसी काम की नहीं है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का कल मैंने उदाहरण दिया था कि वहां बहुत सारी जमीन पड़ी है, लेकिन उस जमीन पर बसने वाले लोग नहीं हैं, और लोग नहीं होने का परिणाम यह है कि वहां कोई राष्ट्र नहीं। तीसरा घटक मैंने आपको बताया था कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि वो पॉपुलेशन भी हो, जमीन भी हो, लेकिन उस जमीन पर उस पॉपुलेशन का मालिकाना हक ना हो, तो भी वो राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए सबसे अहम जरूरत होती है कि वो पॉपुलेशन जो है उसका उस जमीन पे मालिकाना हक हो, उसका उस पे स्वामित्व हो। अगर इसका मैंने उदाहरण दिया था कि हमारा देश आज से कुछ 100 साल पहले से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों और ईसाइयों का गुलाम था, इसीलिए ये उपनिवेश कहा जाता था, राष्ट्र नहीं कहा जाता था। अब हमारे पास जमीन है, लोग हैं, उन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक है, तो ये तीन चीजें मिलकर राष्ट्र का शरीर बनाती। लेकिन केवल शरीर से कुछ नहीं होता है, इस राष्ट्र को जीवित होने के लिए, अनुप्राणित होने के लिए आत्मा चाहिए, चेतना चाहिए। और किसी राष्ट्र की चेतना होती है उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति। जब तक उस राष्ट्र के पास अपनी संस्कृति ना हो तब तक वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं हो सकता है। जमीन हो, लोग हो, लोगों का जमीन पे मालिकाना हक हो, लेकिन वहां संस्कृति ना हो तो भी वो राष्ट्र नहीं हो सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है सोमालिया। सोमालिया एक ऐसा देश है जहां लोग रहते हैं, जहां जमीन है, उन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक भी है, लेकिन वो डाकुओं का देश कहा जाता है। वहां कोई सभ्यता, कोई संस्कृति नहीं है, और संस्कृति के अभाव में उसे कोई राष्ट्र नहीं मानता है। ऐसे ही आप इन चार घटकों के आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि कौन राष्ट्र राष्ट्र है और कौन नहीं है। यदि हम भारत को देखें तो भारत के पास जमीन है। कितनी जमीन है उसका निर्णय कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कितनी जमीन है, तो इस समय सबसे ऊपर जो प्रदेश हमारा है, जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता था, अब उस जम्मू कश्मीर को विभाजित करके दो छोटे प्रदेशों में बांट दिया गया है। इनमें सबसे ऊपर लद्दाख पड़ता है। लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी का जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है वहां तक, और इधर गुजरात का जो अंतिम क्षेत्र पड़ता है, वहां जहां पाकिस्तान का अटक नाम का जिला खत्म होता है, वहां से शुरू करके अटक से लेके कटक तक, कटक मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश आदि है, इनका जो आखिरी क्षेत्र पड़ता है, इसे यूं भी कह सकते हैं, जो गुजरात का क्षेत्र है उसे कच्छ का रण बोलते हैं, और दूसरी तरफ कच्छार होता है, तो कच्छ से लेके कच्छार भी बोल सकते हैं। यानी लद्दाख से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके कच्छार, इनके बीच का सारा भूभाग ये भारत के पास इस समय देश है, इसे देश कहते हैं। तो जो इस देश की रक्षा में उद्यत हैं वो देशभक्त हैं, वो देश प्रेमी हैं, वो देश के रक्षक हैं। लेकिन राष्ट्र राष्ट्र तब होगा जब पॉपुलेशन, उसका स्वामित्व और संस्कृति, इन सब की रक्षा करने में व्यक्ति उद्यत होगा, तो हम कहेंगे वो राष्ट्रभक्त है। ठीक, जमीन हो गई, जमीन पे लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, तो इस भूभाग पे यानी भारतीय भूभाग पे इस समय रहते हैं 107 करोड़ लोग। अब आपको समस्या होगी कि देश में तो 140 करोड़ लोग हैं, मैंने 107 करोड़ क्यों कहा? तो 107 करोड़ इसलिए कहा कि मैंने जानबूझ के 30-35 करोड़ लोगों को छोड़ दिया है, उनकी बात बाद में करूंगा। अभी तो मैंने अपने अपने लोगों को गिना है, और उनकी संख्या इस समय देश में 107-8 करोड़ के आसपास है। तो 107-8 करोड़ लोग रहते हैं, उन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक भी है। जो हमारे पास खेत खलिहान है, जो हमारे पास मकान है, ये सब हमारे नाम पर हैं, इन सब पर हमारा मालिकाना हक है। तहसील, कचहरी, कोर्ट, इन सब को हमारा मानता है, इसीलिए स्वामित्व भी है। और बंधुओं, इन तीनों घटकों के पूरे होने पर जो सबसे बड़ी चीज मैंने बताई थी, चेतना या आत्मा, तो इस राष्ट्र की संस्कृति इस राष्ट्र में अनुप्राणित हो रही है, और इस राष्ट्र की संस्कृति का नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। 4 वर्ण और 4 आश्रमों से गूंथी गई इस संस्कृति को, जो संसार की सर्वोत्तम संस्कृति है, उस संस्कृति ने इस राष्ट्र को जीवंत कर रखा है, इस राष्ट्र को जीवित कर रखा है। तो बंधुओं, ये हमारा राष्ट्र है, इसमें कोई शक नहीं। एक बहुत बड़े नेता, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो विदेश में गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने कहा
कि भाई राष्ट्र, ये तो भारत जो है एक राष्ट्र नहीं है बल्कि टुकड़े टुकड़े हुए प्रदेशों का संघ है। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े हुए प्रदेश, जिन्हें तुम पहले गणराज्य कहते थे, ये गणराज्य एक सूत्र से बंधे हुए थे। जैसे मोतियों को एक धागे से एक माला में पिरो दिया जाता है, वैसे ही ये सब एक सूत्र के द्वारा बांधे गए थे और उस सूत्र का नाम है संस्कृति। और वो संस्कृति इन सबको कैसे जोड़ती थी उसका उदाहरण मैंने दिया था कि जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो वेद मंत्रों के साथ हुआ, और जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो वो भी वेद मंत्रों के साथ हुआ। जब सम्राट चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ तो वेद मंत्रों के साथ हुआ, और जब पुष्यमित्र का राज्याभिषेक हुआ तो वो भी वेद मंत्रों के साथ हुआ। यानी चाहे हम अलग अलग राज्यों में विभाजित थे, लेकिन हम सबकी संस्कृति एक थी। उसका एक दूसरा तर्क मैंने आपको दिया था कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में संकल्प पाठ पढ़ते हैं, और संकल्प पाठ में हम बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गते और अमुक प्रदेश से अमुक जनपद से अमुक स्थले अयन देवयज्ञ क्रियते जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो यानी भारत एक निश्चित, भारत का जो है एक निश्चित भूभाग पहले से निर्धारित था। अगर मान लो हम इसे किसी राज्य विशेष के हिसाब से बोल रहे होते, तब तो हमें कहना चाहिए था इंद्रप्रस्थ खंडे, या जिस भी राजा के राज्य में हम रहते थे कौशल खंडे, या हम कहते अवंतिका खंडे। नहीं, हमने वो नहीं कहा, हमने कहा भरत खंडे, यानी भरत राज्य, भरत राज्य जहां तक था उसे हमने भरत खंड कहा। वो भी कब? जब महाभारत का युद्ध हो चुका तब, क्योंकि राजा भरत का तो पूरे भूमंडल शासन था। भरत के बाद ये शासन टूटा, के बाद जितने हिस्से में रह गया उतने हिस्से को भरत खंड स्वीकार किया, भरत लाया। और इस भारत का एक निश्चित भूभाग था, ये टुकड़े टुकड़े गणराज्यों में बटा हुआ। जो लोग मानते हैं वो महामूर्ख हैं, उनके साथ बैठकर चर्चा की जा सकती है और चर्चा हो सकती है, या किसी भ्रम में है। और वो आगे चलते हैं, आगे विचार करते हैं कि आखिर ये देश किसका, आखिर देश है किसका। ये विचार करना बहुत जरूरी है कि देश आखिर किसका है। और जब हम ये विचार करते हैं कि देश किसका है, तो यहाँ कई इसके दावेदार खड़े हो जाते हैं। इसके दावेदार खड़े हो जाते हैं मुसलमान, ईसाई, और अपने लोग खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, सिख भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होकर दावा ठोकते हैं कि देश किसका। तो आओ समझने का प्रयास करते हैं कि ये देश किसका है। इसके संबंध में अनेक महापुरुषों ने